एक सुबह मुल्ला अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। गधा रास्ते में अचानक बैठ गया और चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुल्ला ने बहुत कोशिश की, मिठाई दिखाई, गाजर दी, प्यार से पुचकारा, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। गधे की जिद देखकर बाजार के लोग इकट्ठा हो गए और तमाशा देखने लगे। एक आदमी बोला, मुल्ला, यह गधा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इसे सजा दो। दूसरे ने कहा, इसे डराओ, तभी यह मानेगा। लेकिन मुल्ला ने शांत रहकर कहा, नहीं, यह मेरी बात समझेगा, मैं इसे समझाऊंगा। मुल्ला गधे के कान में धीरे धीरे कुछ बोले। कुछ ही पलों में गधा उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। लोग हैरान रह गए। मुल्ला, तुमने ऐसा क्या कहा? किसी ने पूछा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा कि अगर वह नहीं चलेगा तो मैं उसे गांव के सबसे आलसी गधों की सूची में डाल दूंगा। और तुम्हें पता है, यह अपनी इज्जत के बारे में बहुत सोचता है। कुछ दिनों बाद मुल्ला को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। राजा ने सुना था कि मुल्ला का गधा बहुत समझदार है। वह इसे देखना चाहता था। राजा ने कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम्हारा गधा बहुत बुद्धिमान है। क्या यह सच है? मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, मेरा गधा केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि समझदार और वफादार भी है। राजा ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका प्रमाण दो। मुल्ला ने गधे से कुछ कहा और गधा राजा के सामने झुक गया। यह देखकर दरबारियों ने तालियां बजाईं। राजा ने मजाक में कहा, मुल्ला, क्या तुम्हारा गधा बोल सकता है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह केवल समझता है, बोलता नहीं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बोलना सिखा सकता हूं। राजा चौंक गए। वह कैसे? मुल्ला बोले, मुझे 10 साल का समय और 100 अशर्फियां दीजिए। मैं इसे इंसानों की तरह बोलना सिखा दूंगा। राजा ने तुरंत अशर्फियां दी और कहा, अगर 10 साल बाद गधा नहीं बोल सका तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मुल्ला अशर्फियां लेकर खुशी खुशी घर लौटे। लेकिन गांव के लोगों ने उनसे पूछा, मुल्ला, तुमने राजा से ऐसा वादा क्यों किया? गधा कभी बोल नहीं सकता। 10 साल बाद तुम्हारी सजा पक्की है। मुल्ला हंसकर बोले, 10 साल लंबा समय है। तब तक या तो गधा मर जाएगा या राजा। और अगर ऐसा न हुआ तो मैं कुछ नया उपाय सोचूंगा। फिलहाल तो 100 अशर्फियां मिली हैं, यही काफी है। एक दिन मुल्ला अपने गधे के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। तभी गधा अचानक रुक गया और जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला ने गुस्से में कहा, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? गधे ने अपनी हरकतों से ऐसा दिखाया मानो वह नाराज है। मुल्ला ने सोचा, इस गधे ने शायद मेरे और राजा के बीच हुई बात सुन ली है और अब इसे अपनी जान की चिंता हो रही है। मुल्ला ने मजाक में कहा, चिंता मत करो, तुम 10 साल तक जिंदा रहोगे। और अगर मैंने वादा पूरा नहीं किया तो मैं राजा को समझा दूंगा कि गधों को बोलने में ज्यादा समय लगता है। अंत में यह कहानी गधे की बुद्धिमानी और मुल्ला की चतुराई को दिखाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन के गधे ने न केवल उन्हें हास्य और आनंद दिया बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उनका साथ दिया। यह कहानी सिखाती है कि बुद्धिमत्ता केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है और कभी-कभी कठिन परिस्थितियों का सामना हास्य और चतुराई से किया जा सकता है। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर आप मुल्ला की तरह सोचें और गधे की तरह धैर्य रखें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर पास के गांव से शहर जा रहे थे। उनके गधे पर एक बोरी लदी थी जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें और थोड़ा सोना रखा हुआ था। यह सोना उन्होंने गांव के एक व्यापारी से उधार लिया था जिसे उन्हें शहर में लौटाना था।
जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, 3 चोरों ने उन्हें दूर से देख लिया। वे चोर मूर्ख थे, लेकिन लालच और चालाकी में माहिर थे। एक चोर बोला, देखो, उस आदमी के पास गधा है और बोरी में जरूर कुछ कीमती चीजें होंगी। क्यों न इसे लूट लिया जाए। दूसरा चोर बोला, हाँ, यह सही रहेगा, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि इसे लूटने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तीसरा चोर, जो सबसे मूर्ख था, कहने लगा, हम सीधे इसे पकड़ लेते हैं और सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन पहले चोर ने कहा, नहीं, यह आदमी चालाक लगता है। हमें इसकी चतुराई को मात देने के लिए एक योजना बनानी होगी। चोरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे मुल्ला नसीरुद्दीन को अलग अलग तरीके से बहकाने की कोशिश करेंगे। पहला चोर मुल्ला के पास जाकर बोला, अरे भाई, तुम्हारा गधा तो बहुत थका हुआ लगता है, तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गधा मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं बेच सकता। पहला चोर समझ गया कि मुल्ला आसानी से अपनी चीजें नहीं छोड़ेगा। वह वापस जाकर अपने साथियों से बोला, यह आदमी बड़ा चालाक है, हमें और कोशिश करनी होगी। दूसरा चोर एक साधु का वेश धारण करके मुल्ला के पास पहुंचा। उसने बड़े मीठे स्वर में कहा, ओ नेक इंसान, मैं एक साधु हूं और तुम्हें यह चेतावनी देने आया हूं कि इस जंगल में चोर रहते हैं। तुम इस बोरी को मेरे पास छोड़ दो, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, साधु महाराज, आपकी दया का धन्यवाद, लेकिन यह बोरी मुझे शहर तक ले जानी है, मैं खुद इसकी रक्षा कर लूंगा। दूसरा चोर निराश होकर वापस चला गया और अपने साथियों से कहा, यह आदमी सच में बहुत होशियार है, इसे मूर्ख बनाना आसान नहीं होगा। अब तीसरे चोर की बारी थी। वह सीधा मुल्ला के पास आया और गुस्से में बोला, यह गधा अब मेरा है, इसे मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। मुल्ला ने उसकी मूर्खता को भांप लिया और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो लो, लेकिन पहले मेरे सवालों का जवाब दो। चोर बोला, ठीक है, पूछो। मुल्ला ने पूछा, अगर मैं तुम्हें यह गधा दे दूं तो मैं खुद कैसे जाऊंगा? चोर कुछ नहीं बोल पाया। उसने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारे सवालों से कोई मतलब नहीं, बस गधा दो। मुल्ला ने कहा, ठीक है, गधा तुम्हारा, लेकिन यह बताओ, अगर चोर को चुराने के लिए सजा मिलती है तो क्या तुम्हें गधे का मालिक बनकर सजा भुगतनी पड़ेगी? चोर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि यह गधा लेना कहीं मुसीबत न बन जाए। वह डरकर भाग गया। तीनों चोर फिर से इकट्ठे हुए और तय किया कि अब वे तीनों एक साथ मुल्ला पर हमला करेंगे। जब वे मुल्ला के पास पहुंचे तो मुल्ला ने देखा कि वे तीनों एक साथ आ रहे हैं। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का सोचा। जैसे ही चोर पास पहुंचे, मुल्ला ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग देर से आए, मैंने तुम्हारे खजाने को वहीं पेड़ के नीचे छुपा दिया है, जल्दी जाओ और उसे निकाल लो। चोरों ने यह सुना और तुरंत पेड़ की ओर दौड़ गए। मुल्ला ने इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से अपने गधे को चलाया और वहां से निकल गए। चोरों ने पेड़ के नीचे काफी देर तक खजाना खोजा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला ने उन्हें मूर्ख बना दिया है। पहला चोर बोला, हमें उसकी चालाकी का अंदाजा लगाना चाहिए था। दूसरा चोर बोला, हमने अपनी मूर्खता के कारण अपना समय बर्बाद किया। तीसरा चोर, जो सबसे मूर्ख था, बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें सीधे उसे लूट लेना चाहिए था।
तीनों चोरों ने पछताते हुए यह मान लिया कि उनकी मूर्खता और लालच ने उन्हें हार का सामना कराया। दूसरी ओर मुल्ला नसीरुद्दीन सुरक्षित शहर पहुंच गए और उन्होंने सोना व्यापारी को लौटा दिया। उन्होंने सोचा, दुनिया में चोर तो बहुत हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास बुद्धि और धैर्य हो तो तुम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हो। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबतों का सामना बुद्धिमत्ता और धैर्य से करना चाहिए। कभी कभी हाजिर जवाबी और चतुराई सबसे बड़े हथियार होते हैं। कहानी 3। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसमें एक खामी थी, उसे अपनी प्रशंसा सुनने का अत्यधिक शौक था। दरबार में मौजूद सभी दरबारी उसकी तारीफों के पुल बांधते, चाहे वह सही हो या गलत। एक दिन राजा को दरबारियों की चापलूसी सुनते सुनते ऊब हो गई। उसने सोचा, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच बोल सके, चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति बुद्धिमान और साहसी हो, उसे दरबार में बुलाया जाएगा। इस घोषणा के बारे में सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरबार में आने का निर्णय लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक साधारण लेकिन समझदार व्यक्ति था। वह अपने गधे पर सवार होकर दरबार पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं। सुना है कि आप सच्चाई और समझदारी को पसंद करते हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं। राजा ने उसकी सादगी देख मुस्कुराते हुए पूछा, मुल्ला, तुमने हमारे राज्य के बारे में क्या सुना है? मुल्ला ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आपके राज्य के लोग कहते हैं कि यहाँ का राजा इतना महान है कि वह अपनी आलोचना भी सुन सकता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा के सामने इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन राजा ने इसे सराहा और मुल्ला को दरबार का सलाहकार नियुक्त कर दिया। राजा अक्सर मुल्ला से सवाल करता और उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेता। एक दिन राजा ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, मुझे बताओ, मेरे राज्य में सबसे अमीर कौन है? मुल्ला ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, महाराज, सबसे अमीर वह है जो अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर ले। धन और सोना चांदी की भूख कभी समाप्त नहीं होती। राजा ने प्रभावित होकर कहा, मुल्ला, तुम्हारी बातें दिलचस्प होती हैं, लेकिन क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि कैसे सच्चा राजा बना जाए? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, महाराज, सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की भलाई को अपने हित से ऊपर रखे। यदि आप न्यायप्रिय, दयालु और सच्चे रहेंगे तो आपके लोग आपको देवता के समान पूजेंगे। एक दिन राजा ने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, अगर मैं आकाश से तारे तोड़कर लाने का आदेश दूं तो क्या यह संभव होगा? मुल्ला ने कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से कुछ भी संभव है, लेकिन पहले हमें आकाश तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी बनानी होगी। राजा ने पूछा, और वह सीढ़ी कैसे बनेगी? मुल्ला ने चतुराई से उत्तर दिया, महाराज, आपके दरबार के चापलूसों से इसे बनाया जा सकता है। वे आपके हर आदेश को मानते हैं और असंभव कार्यों को भी संभव कहते हैं। यह सुनकर राजा ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसने महसूस किया कि मुल्ला ने उसकी और दरबारियों की कमजोरी को मजाकिया ढंग से उजागर कर दिया है। राजा और सोने की मुहर। एक दिन राजा ने मुल्ला की चतुराई की और परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने मुल्ला को एक सोने की मुहर दी और कहा, मुल्ला, इस मुहर को लेकर बाजार जाओ और मुझे सबसे अनमोल वस्तु खरीद कर लाओ। लेकिन याद रखना, यह वस्तु सस्ती भी होनी चाहिए। मुल्ला बाजार गया
और एक छोटी सी मोमबत्ती खरीद लाया। राजा ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला, यह क्या है? यह कैसे सबसे अनमोल वस्तु हो सकती है? मुल्ला ने उत्तर दिया, महाराज, यह मोमबत्ती अंधकार को दूर करती है, जो कि सबसे अनमोल बात है। और यह इतनी सस्ती है कि कोई भी इसे खरीद सकता है। राजा मुल्ला की सोच से बेहद प्रभावित हुआ और उसने उसकी तारीफ की। कुछ वर्षों बाद राजा की सेहत बिगड़ने लगी। उसने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे राज्य का क्या होगा? मुल्ला ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, राज्य वह होता है जो जनता के दिलों में बसता है। यदि आप न्यायप्रिय राजा बने रहेंगे तो आपकी मृत्यु के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। लेकिन अगर आप अन्याय करेंगे तो आपकी यादें भी मिट जाएंगी। राजा ने मुल्ला की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन के शेष दिनों में एक आदर्श राजा बनने का प्रयास किया। यह कहानी न केवल हंसी मजाक से भरपूर है, बल्कि इसमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और सच्चाई हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमानी और सत्य का मूल्य हमेशा ऊंचा होता है। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वह अपनी बुद्धिमानी और हास्यपूर्ण बातों के लिए मशहूर थे। गांव वाले अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और मुल्ला अपनी चतुराई से उनका हल निकालते। हालांकि मुल्ला साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास ज्ञान और बुद्धिमत्ता की संपत्ति थी जो किसी खजाने से कम नहीं थी। गर्मियों की एक रात, जब गांव के लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, 3 चोर गांव में घुसे। वे चतुर और खतरनाक थे और गांव के बारे में उन्होंने पहले से ही जानकारी जुटा रखी थी। उन्होंने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक संदूक है जिसमें उनका कीमती खजाना छिपा हुआ है। चोरों ने योजना बनाई कि वे उस रात मुल्ला के घर में घुसकर खजाना चुरा लेंगे। वे सोच रहे थे कि मुल्ला जैसे साधारण दिखने वाले इंसान को चकमा देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन चोरों की योजना से अनजान नहीं थे। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि गांव में चोर घूम रहे हैं। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें सचेत कर दिया था। उन्होंने सोचा, इन चोरों को सबक सिखाने का यही सही मौका है। मुल्ला ने अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें एक पुराना संदूक डाल दिया। संदूक को भरने के लिए उन्होंने पुराने कपड़े, बेकार चीजें और पत्थर इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया और उस पर पानी डालकर उसे समतल कर दिया। चोरों की योजना। रात के समय चोर मुल्ला के घर के पास पहुंचे। वे दीवार के पीछे छिपे हुए मुल्ला की हरकतें देख रहे थे। जब उन्होंने मुल्ला को गड्ढा खोदते और संदूक को उसमें डालते देखा तो उनके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, मुल्ला खुद ही हमारे लिए खजाना छिपा रहा है। अब इसे चुराना और भी आसान होगा। जैसे ही मुल्ला अपने घर के अंदर गए, चोरों ने फावड़े और कुदाल निकाले और गड्ढा खोदने लगे। उन्हें लग रहा था कि वे जल्द ही खजाना निकाल लेंगे। लेकिन गड्ढा खोदते खोदते वे थक गए। जब अंत में उन्होंने संदूक निकाला और उसे खोला तो वे हैरान रह गए। संदूक में कुछ भी कीमती नहीं था। चोरों को गुस्सा आया और उन्होंने सोचा, जरूर मुल्ला ने हमें धोखा दिया है। खजाना कहीं और छिपा होगा। हमें उससे सच्चाई उगलवानी पड़ेगी। चोर मुल्ला के घर में घुसे और उसे जगाया। एक चोर ने कहा, मुल्ला, हमें पता है कि तुमने खजाना छिपा रखा है। सच सच बताओ कि वह कहाँ है, वरना अंजाम बुरा होगा। मुल्ला ने आंखें मसलते हुए कहा, अरे भाइयों, खजाना तो वही था जो तुमने गड्ढे से निकाला। अगर वह तुम्हारे काम का नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती।
दूसरा चोर गुस्से से बोला, हमसे झूठ मत बोलो, हमें असली खजाना चाहिए। मुल्ला ने शांतिपूर्वक कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि असली खजाना कहीं और है तो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। मुल्ला चोरों को लेकर गांव के बाहर एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, यहां पर खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसे निकालने के लिए पहले तुम सबको पानी निकालना होगा, क्योंकि खजाना पानी के नीचे है। चोरों ने बावड़ी से पानी निकालना शुरू किया। पूरी रात मेहनत करते करते वे थक गए। जब सुबह हुई तो गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। मुल्ला ने चोरों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे घरों में चोरी करने आए थे, लेकिन अब इन्होंने खुद अपने पसीने से यह बावड़ी साफ कर दी है। गांव वाले चोरों को पकड़कर पंचायत के हवाले कर दिया। पंचायत ने चोरों को दंड दिया और मुल्ला की बुद्धिमानी की सराहना की। निष्कर्ष, मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल चोरों को सबक सिखाया बल्कि गांव वालों की मदद भी की। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा मुल्ला का सम्मान करने लगे। मुल्ला की समझदारी ने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना ज्ञान और चतुराई है, न कि धन दौलत। कहानी 5। एक समय की बात है, नसीरुद्दीन के शहर में एक नया बादशाह आया। वह बहुत ही कठोर और निरंकुश शासक था। उसकी नज़र में उसकी इच्छा ही सर्वोपरि थी और वह किसी भी तरह से अपने आदेशों का पालन करवाना चाहता था। एक दिन बादशाह ने आदेश दिया कि सभी नागरिकों को महल में एकत्रित किया जाए और हर किसी को एक कठिन सवाल पूछा जाए। जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा और जो गलत जवाब देगा उसे सजा दी जाएगी। नसीरुद्दीन, जो हमेशा की तरह अपने अजीबोगरीब और साहसिक तरीके से कार्य करता था, इस आदेश को सुनकर कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि यह एक कठिन परीक्षा होने वाली है और अगर उसने सही जवाब नहीं दिया तो वह मुश्किल में पड़ सकता है। नसीरुद्दीन महल में पहुंचा और उसे देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। बादशाह ने सभी को एक एक करके सवाल पूछने का आदेश दिया। बादशाह ने नसीरुद्दीन को बुलाया और कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हें एक सवाल पूछा जाएगा और अगर तुम सही जवाब दोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, महाराज, मुझे तो बस एक मौका दीजिए, मैं आपका सवाल अच्छे से सुनकर जवाब दूंगा। बादशाह ने अपनी आंखों में एक चमक लाते हुए कहा, ठीक है नसीरुद्दीन, मेरा सवाल यह है, इस धरती पर सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर बड़ी चतुराई से जवाब दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान वस्तु है समय। समय का मूल्य किसी भी चीज से अधिक है, क्योंकि अगर आपके पास समय है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर समय नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बादशाह चौंकते हुए बोले, यह क्या उत्तर है? तुम्हें तो कुछ और जवाब देना चाहिए था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप पूछ रहे थे कि सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है और मैंने वही उत्तर दिया जो सही है। समय ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। अगर आप इसे सही ढंग से उपयोग नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बादशाह थोड़े क्रोधित हुए, लेकिन नसीरुद्दीन की बातों में एक गहरी सच्चाई भी थी। उन्होंने सोचा कि नसीरुद्दीन का जवाब गलत नहीं था, लेकिन वह उसे तंग करना चाहते थे। उन्होंने फिर से सवाल पूछा, ठीक है नसीरुद्दीन, तुम्हारे जवाब से मुझे संतुष्टि नहीं मिली। अब मुझे बताओ, अगर तुम समय को बहुत मूल्यवान मानते हो तो तुम उसे कैसे बचाते हो? नसीरुद्दीन ने बिना किसी डर के जवाब दिया, महाराज, समय को बचाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। हम उन कार्यों को पहले करें जो अधिक महत्वपूर्ण हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में छोड़ दें।
यदि हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। बादशाह को नसीरुद्दीन का जवाब बहुत ही साधारण और समझने योग्य लगा। उन्होंने सोचा कि नसीरुद्दीन सचमुच समझदार व्यक्ति है और उसकी बातों में गहरी बुद्धिमत्ता है। लेकिन बादशाह ने यह भी सोचा कि उसे नसीरुद्दीन को तंग करना चाहिए। तुम बहुत समझदार हो, नसीरुद्दीन, बादशाह ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए एक और सवाल पूछता हूँ। अगर तुम इस सवाल का जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अगर तुम गलत जवाब देते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। नसीरुद्दीन ने कंधे उचका दिए और कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। दूसरा सवाल। बादशाह ने एक और सवाल पूछा, तुम्हारे पास एक खाली बगीचा है और उसमें कोई पेड़ नहीं है। अगर तुम्हें उसमें कुछ उगाना हो तो तुम सबसे पहले क्या उगाओगे? नसीरुद्दीन ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, सबसे पहले मैं उसमें समझ उगाऊंगा, क्योंकि अगर समझ होगी तो मैं जान पाऊंगा कि उस बगीचे में क्या उगाना चाहिए। बादशाह फिर चुप रह गए। उन्होंने सोचा कि नसीरुद्दीन ने फिर से सही उत्तर दिया है, लेकिन वे उसे चुनौती देना चाहते थे। ठीक है, तुम सही जवाब दे रहे हो, लेकिन इस बार तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई भी धन और संपत्ति न हो तो तुम कैसे खुश रहोगे? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर मेरे पास धन और संपत्ति नहीं है तो मैं संतोष से खुश रहूंगा। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बादशाह ने नसीरुद्दीन की चतुराई और गहरी सोच को सराहा, लेकिन फिर भी उन्होंने नसीरुद्दीन को दंडित करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लिया। दंड का उल्टा। आखिरकार बादशाह ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, लेकिन तुम्हें सजा के तौर पर एक काम करना होगा। तुम्हें महल के बगीचे से सभी फूल इकट्ठा करने होंगे और उन्हें बादशाह के सिंहासन पर सजाना होगा। नसीरुद्दीन ने बिना किसी सवाल के कहा, महाराज, मैं यह काम खुशी से करूंगा। वह महल के बगीचे में गया और वहां के सारे फूल इकट्ठा किए। लेकिन नसीरुद्दीन ने एक चाल चली। उसने फूलों को केवल बगीचे के किनारे पर सजाया और महल के सिंहासन से बहुत दूर रख दिया। बादशाह ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए और नसीरुद्दीन से पूछा, तुमने फूलों को सिंहासन के पास क्यों नहीं सजाया? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने मुझे दंडित किया था, लेकिन मैं जानता था कि फूलों की महक सिंहासन तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए मैंने उन्हें वहां सजाया जहां वे महल के चारों ओर खुशबू फैलाने का काम कर सकें। बादशाह हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने नसीरुद्दीन को अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए इनाम दिया और उसे महल में विशेष स्थान दिया। नसीरुद्दीन की कहानियां हमेशा हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। वह न केवल खुद को। कहानी 6। एक दिन नसीरुद्दीन को उनके पुराने मित्र सलीम की ओर से एक दावत का निमंत्रण मिला। सलीम ने नसीरुद्दीन को एक विशेष प्रकार की दावत में आमंत्रित किया, जिसमें शहर के बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होने वाले थे। नसीरुद्दीन को यह निमंत्रण थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह जानते थे कि सलीम ने हमेशा अपनी दावतों में कुछ खास नयापन रखा है। फिर भी अपनी उत्सुकता को शांत करते हुए नसीरुद्दीन दावत में जाने का निश्चय करते हैं। जब नसीरुद्दीन दावत के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई लोग पहले से वहां मौजूद थे। सबके चेहरे पर एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे वे किसी बड़ी बात की प्रतीक्षा कर रहे हों। सलीम ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। दावत का माहौल बहुत ही शानदार था। एक बड़ी सी मेज पर खाने की ढेर सारी डिशें रखी हुई थीं और हर एक पकवान की महक से सबका मुंह पानी पानी हो रहा था। लोग आपस में बात कर रहे थे और खाने के बारे में चर्चा कर रहे थे।
सलीम ने नसीरुद्दीन को एक विशेष स्थान पर बैठाया जहां वे सबकी नजरों में थे। सलीम ने अपनी दावत की शुरुआत की और कहा, आज की इस विशेष दावत में हम सब एक खास खेल खेलेंगे। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और जो व्यक्ति सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। नसीरुद्दीन ने यह सब सुना और उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण दावत नहीं बल्कि एक मानसिक चुनौती है। सलीम ने पहले सवाल पूछा, आपके हिसाब से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यह सवाल बहुत साधारण लगता था, लेकिन नसीरुद्दीन को लगा कि सलीम ने इसे एक उलझाने वाले तरीके से पूछा है। सभी लोग सोच में पड़ गए और अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कह रहा था कि प्यार सबसे महत्वपूर्ण है, तो कोई कह रहा था धन, जबकि कुछ लोग समय के बारे में बात कर रहे थे। जब नसीरुद्दीन की बारी आई तो उन्होंने बिना कोई देर किए कहा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व मेरे अनुसार भोजन है। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सलीम ने सवाल किया, क्यों नसीरुद्दीन भाई, भोजन? नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, जी हाँ, क्योंकि अगर भोजन नहीं होगा तो हम जीवन की बाकी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते। भोजन न हो तो प्यार, धन या समय कुछ भी बेकार हो जाता है। सलीम और बाकी लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, क्योंकि नसीरुद्दीन का जवाब न केवल सामान्य था बल्कि गहरी सोच को भी उजागर करता था। इसके बाद सलीम ने दूसरा सवाल पूछा, अगर आपको एक दिन का शासन दिया जाए तो आप क्या करेंगे? यह सवाल सभी को चौंका देने वाला था। सब लोग एक दूसरे से यह सवाल सुनकर अपनी अपनी कल्पनाओं में खो गए। कुछ लोग कह रहे थे कि वे युद्ध रोकेंगे, कुछ लोग कहते थे कि वे गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन नसीरुद्दीन ने फिर से सरल और सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अगर मुझे शासन दिया जाए तो मैं सबसे पहले दावतें खत्म करवा दूंगा। सब लोग फिर से हैरान हो गए। सलीम ने हैरानी से पूछा, यह क्या मतलब हुआ नसीरुद्दीन? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अगर दावतें खत्म हो जाएं तो लोग बिना खाए मस्त रहेंगे और फालतू बातों में समय नहीं गवाएंगे। वे अपने काम में ध्यान देंगे और इस तरह से समाज में सुधार होगा। दावत के बाद की सीख। नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, जीवन में कभी कभी हमें गंभीर बातों को हल्के ढंग से लेना चाहिए। अगर हम गंभीरता से ही सब कुछ करने लगेंगे तो जीवन बहुत बोझिल हो जाएगा। नसीरुद्दीन की यह दावत और उनके सवालों के जवाब न केवल हास्यपूर्ण थे बल्कि उन्होंने सबको यह भी सिखाया कि जीवन को हल्के में लेना जरूरी है। कभी कभी हम गहरे सवालों के उत्तर बहुत साधारण तरीके से पा सकते हैं, और यही नसीरुद्दीन की खासियत थी, उनकी सरलता में एक गहरी समझ छिपी रहती थी। कहानी 7। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक अच्छा और न्यायप्रिय बादशाह राज्य करता था। उसका नाम था शाही बादशाह आलम शाह। वह बहुत ही समझदार और विचारशील था, लेकिन कभी कभी उसकी समझ में कुछ कमी हो जाती थी। इस राज्य में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, मुल्ला नसीरुद्दीन। वह एक साधु और हास्यप्रद व्यक्ति था जो अपनी चतुराई और मजाकिया स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन बादशाह आलम शाह अपने महल में बैठे हुए राज्य के मामलों पर विचार कर रहे थे। अचानक उनके मंत्री ने आकर कहा, महाराज, मुल्ला नसीरुद्दीन को राज्य में बुलाया गया है। वह अपनी मजाकिया बातें और चतुराई से हर किसी को हंसा देता है। क्या आप चाहते हैं कि हम उसे महल में बुलाएं? बादशाह ने सोचा, अगर वह मुझे हंसा सकता है और कुछ समय के लिए मुझे खुश कर सकता है तो क्यों न उसे बुलाया जाए, और इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन को महल में बुला लिया गया। मुल्ला नसीरुद्दीन महल में पहुंचे। वह बड़े ही साधारण कपड़े पहने हुए थे,
लेकिन उनकी चाल ढाल और चेहरे पर एक चतुर मुस्कान थी। बादशाह आलम शाह ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम हमारे दरबार में आ गए हो। हमें यह जानकर खुशी हुई। हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो हम तुम्हें एक बड़ा इनाम देंगे। क्या तुम तैयार हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जो भी पूछें, मैं जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, मुझे यह बताओ कि धरती का सबसे भारी चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, धरती का सबसे भारी चीज तो आपके राज्य का कर, जो आपके नागरिकों पर है। बादशाह आलम शाह ने यह सुनकर एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अच्छा उत्तर था, मुल्ला। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें कुछ और भी सिखाओ। तुमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और उत्तर दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज तो आपका समय है। क्योंकि अगर आप समय को खो देते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बादशाह आलम शाह को यह उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने मुल्ला से कहा, तुम सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, मुल्ला। अब हमें यह बताओ कि सबसे कठिन कार्य क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, महाराज, सबसे कठिन कार्य है खुद को समझना और अपने मन की सुनना। यह कार्य इतना कठिन होता है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसे नहीं कर पाते। मन के भ्रमों और इच्छाओं को शांत करना बहुत ही कठिन होता है। यह एक ऐसा कार्य है जो अंततः आत्मा को शांति प्रदान करता है। बादशाह ने इस उत्तर को गंभीरता से सुना और उसकी सराहना की। तुम सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हो, मुल्ला। हमें तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर झुकाया और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, आप भी बुद्धिमान हैं, लेकिन कभी-कभी हमें अपने आप को हंसने का भी समय देना चाहिए। हंसी एक ऐसी दवा है जो दिलों को हल्का करती है और दिमाग को ताजगी देती है। जीवन में जितना हम गंभीर होते हैं, उतना ही हम परेशान भी होते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए हंसी और मजाक को अपनाएं तो हमारा मन भी शांत होता है। बादशाह आलम शाह ने यह सुना और तुरंत महसूस किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों में बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। वह सोचने लगे, क्या मैं जीवन को इतनी गंभीरता से ले रहा हूँ? क्या मुझे भी अपने जीवन में थोड़ी हंसी और खुशी की जगह नहीं देनी चाहिए? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह के चेहरे पर सोच की लकीरें देखी और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ जो आपको हंसी में डाल देगी। लेकिन आपको इसे समझने के बाद थोड़ा विचार करना होगा। बादशाह आलम शाह ने सहमति दी और मुल्ला ने एक मजेदार कहानी सुनानी शुरू की। कहानी। एक बार एक गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, जो सबसे बड़ी मूर्खता करेगा उसे मैं एक विशेष पुरस्कार दूंगा। गांव के सभी लोग उत्सुक हो गए कि यह पुरस्कार क्या होगा। तो एक व्यक्ति ने एक दिन सोचा, मैं एक बहुत बड़ी मूर्खता करूंगा। वह जंगल में गया और पेड़ से एक बड़ा फल तोड़ लिया। फिर उसने उस फल को अपने सिर पर रखकर गांव के बीच में जाकर चिल्लाया, देखो देखो, यह फल मेरे सिर पर है। गांव वाले यह देखकर हैरान हो गए। एक आदमी ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति हंसी के साथ बोला, यह है मेरी मूर्खता। अब सबसे बड़ी मूर्खता क्या थी, यह सवाल बना रहा। सुनकर बादशाह आलम शाह हंस पड़े और मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों में सच्चाई समझी।
उन्होंने मुला को बधाई दी और कहा, तुमने मुझे न केवल हंसाया बल्कि जीवन की सच्चाई भी समझाई। इस कहानी का संदेश था कि जीवन में गंभीरता और हंसी दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर हम खुद को कभी कभी हल्का और खुश रखें तो जीवन की समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है। मुला नसीरुद्दीन की चतुराई और बादशाह की समझदारी के बीच यह संवाद हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और हंसी एक साथ जीवन को आसान और खुशहाल बना सकते हैं। कहानी 8। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति मुला नसीरुद्दीन अपने ज्ञान और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे क्योंकि उसकी बातें हमेशा सटीक और दिलचस्प होती थीं। नसीरुद्दीन का एक खास अंदाज था। वह कभी सीधा जवाब नहीं देते थे बल्कि अक्सर अपनी बातों में मजेदार तरीके से जीवन की सच्चाइयां छिपा देते थे। इस कारण वह लोगों के दिलों में हमेशा एक खास जगह रखते थे। एक दिन गांव में एक मूर्ख व्यक्ति आया। उसका नाम रमेश था और वह खुद को बहुत होशियार समझता था। उसने सुना था कि नसीरुद्दीन बहुत बुद्धिमान है, तो वह भी उसकी बुद्धिमानी परखने के लिए नसीरुद्दीन से मिलने आया। रमेश ने नसीरुद्दीन से कहा, मुला नसीरुद्दीन, मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं। मुझे एक चुनौती स्वीकार करें। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और अगर आप सही जवाब दे सके तो मैं आपको अपना सबसे बड़ा खजाना दूंगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है रमेश, मैं तैयार हूं। रमेश ने पहले सवाल पूछा, अगर एक पक्षी एक पैर पर खड़ा हो और मैं उसका दूसरा पैर काट दूं तो वह कैसे खड़ा रहेगा? नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसी रोकते हुए जवाब दिया, वह पक्षी मर चुका होगा रमेश। उसे खड़ा रहने के लिए एक पैर से ज्यादा चाहिए होता है। रमेश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसे लगा कि नसीरुद्दीन ने आसान सवाल का गलत जवाब दिया है। उसने अगले सवाल की तैयारी शुरू की। ठीक है, उसने कहा, अब मुझे यह बताओ, अगर किसी आदमी को पानी के ऊपर चलने की क्षमता मिल जाए तो वह कैसे चलेगा? नसीरुद्दीन ने फिर से मुस्कराते हुए कहा, वह आदमी उस पानी में डूब जाएगा, क्योंकि अगर कोई इंसान बिना नाव या किसी और उपकरण के पानी पर चलेगा तो वह डूब जाएगा। रमेश ने फिर सोचा कि नसीरुद्दीन को फंसाने का कोई और तरीका निकाला जाए। उसने एक और सवाल पूछा, मुला नसीरुद्दीन, यदि मैं एक खाली बर्तन में हवा भर दूं तो उसमें क्या होगा? नसीरुद्दीन ने तुरंत जवाब दिया, रमेश, उस बर्तन में हवा ही होगी क्योंकि तुमने हवा भरी है। अब रमेश को नसीरुद्दीन की समझदारी से थोड़ा झुंझलाहट हो रही थी, लेकिन फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उसने आखिरी सवाल पूछा, मुला, तुम मुझे यह बताओ कि अगर मैं तुम्हारे पास आकर कहूँ कि मैं तुम्हें हर चीज में हराना चाहता हूँ तो तुम क्या करोगे? नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मैं यह बताऊंगा रमेश कि यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। मेरी समझदारी और तुम्हारी मूर्खता का मुकाबला करना बेकार है, क्योंकि मेरी जीत तुम्हारी हार से पहले तय हो चुकी है। रमेश को इस उत्तर का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि शायद उसे नसीरुद्दीन से ज्यादा जटिल सवाल पूछने चाहिए, लेकिन नसीरुद्दीन ने उसकी किसी भी चाल को उलटकर जवाब दिया। अंततः रमेश हार मान गया और नसीरुद्दीन से पूछा, मुला, तुम सच में बहुत समझदार हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हारी यह बुद्धिमानी आई कहाँ से? नसीरुद्दीन ने एक मुस्कान के साथ कहा, मेरी बुद्धिमानी मेरी गलतियों और अनुभवों से आई है रमेश। मैंने बहुत सी मूर्खताएं की हैं, तब जाकर मुझे समझ में आया कि असल में बुद्धिमानी क्या होती है। रमेश को यह बात समझ में आ गई और उसने महसूस किया कि असल में उसे अपने अहंकार और घमंड को छोड़कर जीवन को ज्यादा सरल और समझदारी से देखना चाहिए।
उसने नसीरुद्दीन से आशीर्वाद लिया और गांव लौट गया, इस निर्णय के साथ कि अब वह अपनी सोच को बदलकर सही रास्ते पर चलेगा। इस प्रकार नसीरुद्दीन की मूर्खता और समझदारी की कहानी ने रमेश को यह सिखाया कि असल बुद्धिमानी कभी भी सिर्फ सवालों के जवाब में नहीं होती, बल्कि अपने अनुभवों से सीखी जाती है और जीवन को समझने के सरल तरीकों में छिपी होती है। यह कहानी नसीरुद्दीन की चतुराई और समझदारी को उजागर करती है, साथ ही यह भी दिखाती है कि एक मूर्ख व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए कभी-कभी उसे हंसी मजाक और अनुभव से ही समझाया जाता है। नसीरुद्दीन होजा एक छोटे से गांव का बुद्धिमान लेकिन शरारती व्यक्ति था। उसकी सारी प्रसिद्धि उसके चतुराई और हंसी मजाक से जुड़ी हुई थी। होजा के पास एक गधा था जिसे वह बहुत पसंद करता था। गधा हमेशा नसीरुद्दीन के साथ रहता और उसके साथ उसकी शरारतों में हिस्सा लेता। गधा थोड़ा आलसी था, लेकिन नसीरुद्दीन की तरह हर समय किसी न किसी योजना में उलझा रहता था। एक दिन नसीरुद्दीन होजा ने सोचा कि गधे का सही इस्तेमाल किया जाए। वह उसे गांव के बाजार में लेकर जाना चाहता था, ताकि गधा कुछ वजन उठाकर और सामान ढोकर थोड़ा उपयोगी हो सके। नसीरुद्दीन ने गधे को बांधकर बाजार की ओर चलना शुरू किया। जब नसीरुद्दीन बाजार में पहुंचा, तो गधा बहुत थका हुआ था और बार बार रुकता जा रहा था। नसीरुद्दीन ने सोचा, अगर मैं इसे जल्दी चलने के लिए उकसाऊं तो यह ज्यादा जल्दी काम करेगा। उसने गधे को एक मोटी छड़ी दिखाई और उसे जोर से बोला, चलो गधे, तुम और मैं जल्दी बाजार तक पहुंचेंगे। लेकिन गधा एक जगह खड़ा रहा। नसीरुद्दीन ने उसे फिर से उकसाया, क्या तुम थक गए हो? अगर तुम जल्दी चलोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा मजेदार खाने का वादा करता हूं। गधा अब भी निश्चल खड़ा था। नसीरुद्दीन को गुस्सा आ गया और उसने गधे को जोर से डांटा, तुम इतना आलसी क्यों हो? गधा सिर झुकाए खड़ा रहा और नसीरुद्दीन को देखता रहा। अब होजा को समझ में आ गया कि शायद गधा किसी कारणवश थका हुआ था। वह अपनी छड़ी को अपने कंधे पर टिकाकर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उसे गधे के बारे में अधिक सोचना चाहिए। वह समझ गया कि गधा उसका दोस्त है और जैसे वह खुद थक जाता है, वैसे ही गधा भी। फिर नसीरुद्दीन ने फैसला किया कि वह गधे को आराम देगा। वह गधे को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, तुम ठीक हो गधा, हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। गधा नसीरुद्दीन के पास बैठा और आराम करने लगा। होजा ने अपनी टोकरी से कुछ फल निकाले और गधे को कुछ दिया। गधा खुश हो गया और उसे खाने के लिए सर झुकाया। होजा ने मुस्कुराते हुए सोचा, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन दोस्ती और समझदारी से काम लेना चाहिए। कुछ देर आराम करने के बाद नसीरुद्दीन और गधा फिर से बाजार की ओर चल पड़े। इस बार होजा ने गधे के साथ ज्यादा शांति से चलने का निर्णय लिया था। बाजार में बहुत भीड़ थी और नसीरुद्दीन को वहां बहुत सारे लोग मिल गए। एक व्यापारी ने नसीरुद्दीन से पूछा, होजा भाई, तुम्हारा गधा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम इसे बेचने का सोच रहे हो? नसीरुद्दीन ने हंसी में जवाब दिया, बेचने का तो नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे बहुत पसंद करते हैं तो मैं एक अच्छा सौदा कर सकता हूँ। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, कैसा सौदा? नसीरुद्दीन ने कहा, तुम्हें मेरे गधे के साथ एक शर्त करनी होगी। यदि तुम मुझे 3 दिन के लिए गधे का पूरा ध्यान रख सकते हो तो मैं इसे तुम्हारे पास बेच दूंगा। व्यापारी ने सोचा, अगर गधा मेरी देखभाल करेगा तो मुझे यह सौदा करना चाहिए। उसने सहमति दे दी। नसीरुद्दीन ने गधे को व्यापारी के पास छोड़ दिया और बाजार में अपना काम करने लगा। 3 दिन बाद जब नसीरुद्दीन वापस आया तो उसने देखा कि व्यापारी गधे के साथ कुछ ज्यादा खुश नहीं था। व्यापारी ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारा गधा बहुत मुश्किल है होजा।
वह हर समय बुरा व्यवहार करता है, उसे सही से हाँकने की भी कोई संभावना नहीं है। मैं इसे नहीं रख सकता। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरी शर्त थी व्यापारी भाई। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो तुम इसे नहीं रख सकते। व्यापारी चुप हो गया और नसीरुद्दीन को गधा लौटा दिया। नसीरुद्दीन ने गधे को देखकर कहा, देखो तुम्हारा शरारती स्वभाव अब भी वही है। कोई और तुम्हें संभाल नहीं सकता। इस घटना के बाद नसीरुद्दीन और गधा फिर से अच्छे दोस्त बन गए। नसीरुद्दीन ने समझा कि वह अपनी जिंदगी में अपनी शरारतों और समझदारी के साथ गधे का साथ नहीं छोड़ सकता। वह और उसका गधा एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए थे और उनकी शरारतों के बिना गांव की सुबह शायद अधूरी होती। यह कहानी नसीरुद्दीन होजा और उसके गधे के अद्भुत रिश्ते को दर्शाती है, जिसमें शरारत, समझदारी और दोस्ती का मिश्रण है। कहानी 10। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वे अपनी बुद्धिमत्ता, हंसी मजाक और चतुराई के लिए जाने जाते हैं। नसीरुद्दीन की कहानियां हमेशा अपने अंदर एक गहरी सीख और हास्य का मिश्रण रखती हैं। एक दिन नसीरुद्दीन एक गांव से गुजर रहे थे। गांव में एक मूर्ख व्यक्ति रहता था जो हर बात पर अपनी गलत राय देता था। उसकी मूर्खता के कारण गांव के लोग उससे परेशान थे। लेकिन नसीरुद्दीन के मन में एक विचार आया कि क्यों न इस मूर्ख व्यक्ति को एक मौका दिया जाए ताकि वह अपनी मूर्खता का एहसास कर सके। नसीरुद्दीन जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने सुना कि गांव में एक व्यक्ति है जो बहुत मूर्ख है। लोग उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह व्यक्ति अपनी जगह पर बिल्कुल खुश था। नसीरुद्दीन ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है, इस मूर्ख व्यक्ति से कुछ मजाक किया जाए। नसीरुद्दीन उस व्यक्ति के पास गए और उसे देखा। वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आसपास के लोग उसकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे थे। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मूर्ख व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं तो बस बैठकर सोच रहा हूँ कि अगर किसी को किसी चीज के बारे में सब कुछ पता हो तो वह क्या करेगा। नसीरुद्दीन ने उसे देखा और कहा, यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मुझे लगता है कि तुम इस पर कुछ गहरा सोच सकते हो। मूर्ख व्यक्ति ने अपनी गर्दन झुका ली और सोचने लगा। नसीरुद्दीन ने सोचा कि अब वक्त आ गया है, इसे और भी उलझाया जाए। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए मूर्ख व्यक्ति से कहा, तुम्हें शायद यह नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ। मैं तुम्हें एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, जो अगर तुम सही से जवाब दे सको तो मैं तुम्हें एक बेशुमार खजाना दे दूंगा। मूर्ख व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साहित होकर बोला, मैं तैयार हूँ, आप मुझसे जो चाहें पूछ सकते हैं। नसीरुद्दीन ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें कोई चीज मिले जो आधी पूरी और आधी अधूरी हो तो तुम क्या करोगे? मूर्ख व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं उसे पूरी तरह से पूरा कर दूंगा। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि यह सवाल सिर्फ तुम्हारी मूर्खता को दर्शाता है? मूर्ख व्यक्ति चौंक गया, क्या मतलब है आपका? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, तुमने जो जवाब दिया वह यह साबित करता है कि तुम्हें जो चीज आधी अधूरी मिलती है उसे पूरा करने की कोशिश करना किसी हद तक मूर्खता है। किसी चीज को पूरा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि क्या वह अधूरी ही ठीक है। मूर्ख व्यक्ति को पहली बार अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वह सोचने लगा कि शायद वह हमेशा चीजों को पूरा करने के पीछे भागता रहा है, जबकि कभी-कभी आधी अधूरी चीजें भी ठीक हो सकती हैं। उसने नसीरुद्दीन से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नसीरुद्दीन ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह जानना जरूरी है कि हर परिस्थिति में कोई एक सही तरीका नहीं होता।
कभी कभी किसी चीज को अधूरा छोड़ना ही बेहतर होता है और कभी कभी तुम्हें उसे पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में संतुलन होना चाहिए और यही समझ तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। मूर्ख व्यक्ति ने गहरी सांस ली और फिर बोला, अब मुझे समझ में आया। आप सही कह रहे हैं, मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता था। अब मुझे सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, याद रखो, मेरी पूरी कोशिश यही है कि तुम समझ सको कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कभी कभी हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं, और कभी हमें उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मूर्खता यह है कि बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, और समझदारी यह है कि हर काम को सही समय पर किया जाए। यह सुनकर मूर्ख व्यक्ति ने सिर झुका लिया और नसीरुद्दीन से कहा, धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं अब और ज्यादा सोच समझकर कदम उठाऊंगा। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, समझदारी की ओर तुम्हारा पहला कदम बढ़ चुका है। अब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। इतना कहकर नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े और मूर्ख व्यक्ति ने उनकी बातों को अपने दिल में बिठा लिया। उसे अब समझ में आया कि जीवन में सिर्फ चतुराई और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि संतुलन और समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कहानी 11। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के एक दरवाजे से गुजर रहे थे, जब एक व्यक्ति ने उन्हें रोका और कहा, मुल्ला, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सवाल है? व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हो और मुझे लगता है कि तुम हर चीज को बहुत समझते हो। तो मुझे यह बताओ कि क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, यह बहुत आसान सवाल है। सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो अपनी नासमझी के बावजूद दूसरों से ज्ञान की उम्मीद करता है। व्यक्ति चौंका और थोड़ा झेंपते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे यह कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसी में कहा, नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे किसी से सवाल पूछता है, जैसे तुमने पूछा। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा नाराज हो गया और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मूर्खता का मजाक उड़ा रहे हो तो मैं तुम्हें एक और सवाल पूछता हूँ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, पूछो, लेकिन ध्यान रखना, मैं फिर से तुम्हें मूर्ख न समझूं। व्यक्ति ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, मेरी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि मैं तुमसे बातें करता हूँ। इस पर वह व्यक्ति समझ नहीं पाया और चुपचाप चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसकी मूर्खता और अपनी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ा दिया था, लेकिन वह व्यक्ति यह समझने में असमर्थ था। कुछ दिनों बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर जा रहे थे, तभी एक बूढ़ी महिला रास्ते में खड़ी हुई मिली। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास एक जोड़ी बकरियां थीं, लेकिन अब वे मुझसे भाग गईं। मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने महिला को देखा और कहा, तुम्हें अपनी बकरियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें खुद को चिंता करने की जरूरत है। महिला ने हैरान होकर पूछा, क्यों? क्या तुम कह रहे हो कि मुझे अपनी बकरियों की चिंता नहीं करनी चाहिए? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने अपनी बकरियों को खो दिया है तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ गलत किया होगा। अगर तुम उन्हें वापस पा लेना चाहती हो तो तुम अपनी गलतियों को ठीक करो, तभी बकरियां तुम्हारे पास लौट आएंगी। महिला ने सोचा और कहा, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुल्ला नसीरुद्दीन ने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें पहले खुद को ठीक करना होगा। अपनी गलतियां पहचाननी होंगी और सही दिशा में चलना होगा।
फिर देखो बकरियां खुद तुम्हारे पास लौट आएंगी। महिला को मुल्ला की बात समझ में आ गई और उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिनों में बकरियां फिर से वापस लौट आईं। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह सलाह सही थी और महिला ने समझ लिया कि जीवन में जो कुछ भी खो जाता है वह कभी न कभी वापस आ सकता है, बशर्ते हम अपनी गलतियों को सुधारें। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को कुछ मित्रों ने घेर लिया और उन्हें यह पूछने लगे कि उन्होंने किस तरह अपनी जिंदगी में इतने बुद्धिमान फैसले लिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक मुस्कान के साथ कहा, यह सब मेरी नासमझी का परिणाम है। मित्रों ने पूछा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो कि तुम्हारी नासमझी ने तुम्हें बुद्धिमान बना दिया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो तुम उसे अधिक गहराई से सोचने की कोशिश करते हो और यही सोच तुम्हें सच्ची समझ की ओर ले जाती है। मित्र अब पूरी तरह से उलझन में थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुल्ला नसीरुद्दीन क्या कहना चाहते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, सभी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तो बस अपनी मूर्खता को स्वीकार करता हूँ। जो लोग अपनी नासमझी को नहीं समझते वे कभी भी ज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते। यहाँ मुल्ला नसीरुद्दीन ने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी का असली रूप यह है कि हम अपनी गलतियों और नासमझी को स्वीकार करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमेशा से हमें यह सिखाती रही हैं कि जीवन को हल्के तौर पर लेना चाहिए और अपनी नासमझी से सीखने का तरीका खोजें। उनकी बातें कभी कभी हमें चौंकाती हैं, लेकिन वे हमेशा सच्चाई और ज्ञान की ओर इशारा करती हैं। इस कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि चाहे हम कितने भी ज्ञानी क्यों न हों, यदि हम अपनी नासमझी और मूर्खताओं को पहचानकर उनसे सीखने की कोशिश करें तो हम सचमुच में समझदार बन सकते हैं। कहानी 12। एक दिन मुल्ला के मन में विचार आया कि वह अपने गधे को बेच दें। वह गांव के बाजार में गए और गधे की कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। लोग हंसने लगे। मुल्ला, यह साधारण सा गधा है, इसकी कीमत 10 सिक्के भी नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई, यह साधारण गधा नहीं है, यह बातूनी गधा है। यह इंसानों की तरह बातें कर सकता है। गांव वालों को मुल्ला की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक आदमी ने कहा, अगर यह गधा वाकई बातें कर सकता है तो मैं इसे 100 सिक्कों में खरीदूंगा। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन गधा बात करेगा तो केवल तब जब उसके खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आदमी ने गधे को खरीद लिया, लेकिन हफ्ते भर बाद वह गधा लेकर वापस आया और गुस्से में कहा, मुल्ला, यह गधा तो एक शब्द भी नहीं बोलता। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था कि इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्या तुमने इसे रोजाना ताजा चारा और साफ पानी दिया? आदमी बोला, नहीं, लेकिन मैंने इसे भूखा भी तो नहीं रखा। मुल्ला बोले, यही तो तुम्हारी गलती है। यह गधा आलसी नहीं बल्कि अभिमानी है। इसे वह सब चाहिए जो यह चाहता है, वरना यह एकदम चुप हो जाता है। गांव वाले हंस पड़े। उस आदमी ने झुंझलाते हुए गधे को वापस किया और मुल्ला ने अपना पैसा बचा लिया। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। सुबह उठे तो देखा कि उनका गधा गायब है। वह गांव के चौक में पहुंचे और ऐलान किया, सुनो सुनो, जो मेरा गधा वापस लाएगा उसे मैं 10 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। गांव के लोग चौंक गए। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, तुम इतने कंजूस हो, फिर 10 सोने के सिक्के क्यों दे रहे हो? मुल्ला बोले, मेरा गधा बहुत समझदार है। अगर उसने चोर को पहचान लिया तो वह चोर का नाम सबके सामने ले देगा।
मुझे अपने गधे से डर नहीं, पर उस चोर की हालत खराब हो जाएगी। चोरी करने वाला डर गया। वह आधी रात में चुपके से गधे को मुल्ला के दरवाजे पर छोड़ गया। सुबह जब मुल्ला ने गधे को वापस पाया तो वह खुशी से बोले, देखा, मेरा गधा कितना होशियार है। चोर ने इसे डर के मारे वापस कर दिया। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, लेकिन बच्चे उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते थे। मुल्ला को एक तरकीब सूझी। वह गधे को स्कूल ले आए और बोले, आज से मेरा गधा भी पढ़ाई करेगा। बच्चों ने मजाक उड़ाया, मुल्ला, गधे पढ़ाई नहीं कर सकते। मुल्ला बोले, अगर तुम लोग भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो तुम और यह गधा एक ही जैसे बन जाओगे। यह सुनकर बच्चे डर गए और उन्होंने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद गांव का मुखिया मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला, तुमने गधे को स्कूल क्यों लाया? यह तो बच्चों का मजाक बन रहा है। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, मेरा गधा बच्चों को सिखा रहा है कि जो कुछ नहीं सीखते वे गधे ही रह जाते हैं। एक दिन दो आदमी मुल्ला के पास झगड़ा लेकर आए। उनमें से एक ने कहा, मुल्ला, इसने मेरा गधा चुरा लिया है। दूसरे ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, यह गधा मेरा है। मुल्ला ने गधे को देखा और कहा, गधा खुद बताएगा कि वह किसका है। गधे को मुल्ला ने दोनों के बीच खड़ा किया और कहा, जिसे यह गधा पहले देखेगा वही इसका असली मालिक है। गधा चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद मुल्ला ने कहा, अब मैं इसका फैसला कर चुका हूं। दोनों आदमी चौंक गए। मुल्ला बोले, यह गधा मेरा है क्योंकि यह सिर्फ मुझे देख रहा है। तुम दोनों झगड़ा खत्म करो और घर जाओ। गांव वाले हंस पड़े। उन दोनों ने समझ लिया कि उनका झगड़ा बेकार था। मुल्ला नसीरुद्दीन बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह अपने गधे को जंगल में छोड़ देंगे ताकि वह अपनी जिंदगी आजादी से जी सके। मुल्ला गधे को जंगल में ले गए और बोले, मेरे दोस्त, तूने मेरी बहुत मदद की है। अब तुझे अपनी मर्जी से जीने का मौका देता हूं। गधा उनकी ओर देखकर जोर से रेंका। मुल्ला हंसकर बोले, तू मुझे धन्यवाद कह रहा है या गुस्सा कर रहा है? गधा कुछ दूर चला, फिर वापस मुल्ला के पास आ गया। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो तू मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। चल फिर से हमारे साथ ही रह। गधा और मुल्ला वापस गांव लौट आए। उनका रिश्ता पहले जैसा ही बना रहा। गांव वाले उनकी कहानियों से जीवन भर आनंदित होते रहे। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और हास्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।